नमस्कार। आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है एरिक जॉर्जेनसन की कंपाइल की हुई एक काफ़ी दिलचस्प किताब द एल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत। हाँ, ये किताब बेसिकली नवल रविकांत के जो विचार हैं उनके ही शब्दों में हैं। उनके इंटरव्यूज, ट्वीट्स, बातचीत वहीं से ली गई हैं। और अच्छी बात यह है कि ये एक पब्लिक सर्विस की तरह बनाई गई है, मतलब navalmanac.com पर कोई भी इसे मुफ्त में डाउनलोड कर सकता है। बिल्कुल। नवल रविकांत मतलब सिलिकॉन वैली में तो काफी जाना माना नाम है। एंजलिस्ट के को-फाउंडर, एक सफल निवेशक, उद्यमी। लेकिन सिर्फ बिजनेस के लिए ही नहीं जाने जाते हैं। वो जीवन पर, दौलत पर और खासकर खुशी पर उनके जो विचार हैं काफी गहरे हैं और कभी-कभी थोड़े हटके भी। हाँ, मैंने देखा किताब के दो मुख्य हिस्से हैं। पहला है दौलत, वेल्थ, वो कैसे बनाएं, और दूसरा है खुशी, हैप्पीनेस, उसे कैसे पाएं या कहें कि कैसे सीखें। आज हम इन्हीं दो बड़े सवालों पर नवल के नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे क्या वाकई बिना अच्छी किस्मत के अमीर बना जा सकता है, और ये कि क्या खुशी बस एक एहसास है या इसे एक स्किल की तरह डेवलप किया जा सकता है। हाँ, ये उनके पिछले 10 साल के ज्ञान का निचोड़ सा लगता है। चलिए फिर इस सोच की गहराइयों में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं दौलत से। नवल का एक बड़ा ही कहूंगी मजबूत दावा है। वो कहते हैं अमीर बनना कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप करते हैं। हाँ, बल्कि एक कौशल है, एक स्किल है जो आप सीखते हैं। उनका वो काफी मशहूर कोट है ना कि अगर मैं अपना सारा पैसा खो दूं और मुझे किसी अंग्रेजी बोलने वाले देश की सड़क पर छोड़ दो तो 5 या 10 साल में मैं फिर से अमीर हो जाऊंगा। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक स्किल है जिसे मैंने डेवलप किया है और जिसे कोई भी डेवलप कर सकता है। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर ये उनके पूरे फलसफे का बेस है। मतलब सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। जैसे वो रेस्टोरेंट वाला उदाहरण देते हैं कि आप हफ्ते में 80 घंटे काम करके भी शायद अमीर ना बने। बिल्कुल, वो यही कहते हैं कि हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है पर काफी नहीं। उससे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि क्या करना है, किसके साथ करना और कब करना है। हाँ, मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता कि किस चीज पर काम करना है, तो सबसे पहले तो वही फिगर आउट करना सबसे जरूरी काम है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, काम करने से पहले ही ये जानना कि क्या काम करना है। हाँ हाँ हाँ, यहीं पर वो दौलत यानी वेल्थ, पैसा यानी मनी, और हैसियत यानी स्टेटस, इनके बीच का फर्क समझाते हैं, और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा। उनकी एक ट्वीट में है, दौलत की तलाश करो, पैसे या हैसियत की नहीं। दौलत मतलब वो एसेट्स जो आप जब सो रहे हो तब भी कमा रहे हो। कोई बिजनेस, कोई सॉफ्टवेयर, कोई इन्वेस्टमेंट। और पैसा? पैसा तो बस एक मीडियम है जिससे हम टाइम और दौलत को एक्सचेंज करते हैं। और हैसियत, वो तो बस समाज में आपकी रैंकिंग है, मतलब आपकी जगह कहाँ है। और वो कहते हैं कि हैसियत वाले खेल से बचना चाहिए। लेकिन समाज में तो हर कोई हैसियत के पीछे ही भागता दिखता है। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ऊंचा पद, इससे बचना मतलब कितना प्रैक्टिकल है। देखिए, नवाल का तर्क ये है कि हैसियत जो है ना, वो एक जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम। हाँ, मतलब किसी एक की हैसियत बढ़ेगी तो किसी दूसरे की कम होनी पड़ेगी। ये एक तरह की रेस है जिसमें आप दूसरों से compete कर रहे होते हैं। जबकि दौलत बनाना वो एक पॉजिटिव सम गेम हो सकता है, जहां आप कुछ नया बनाकर सबके लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा। इसीलिए वो कहते हैं कि हैसियत के खेल खेलने वालों को इग्नोर करो। और हाँ, वो ये भी मानते हैं कि भाई नैतिक तरीके से एथिकली वेल्थ बनाना बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन अगर आपके मन में कहीं ना कहीं दौलत को लेकर नफरत है या कोई नेगेटिविटी है, तो वो आपसे दूरी रहेगी। तो हैसियत के खेल से बचकर दौलत कैसे बनाएं? नवल कहते हैं कि आप अपना समय किराए पर देकर, मतलब नौकरी करके, अमीर नहीं बन सकते। आपको इक्विटी का मालिक होना होगा, किसी बिजनेस का हिस्सा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप अपना टाइम बेचते हैं तो आपकी कमाई लिमिटेड होती है। दिन में 24 घंटे ही तो हैं। सही बात है। लेकिन जब आप इक्विटी के मालिक होते हैं, किसी बिजनेस में आपका हिस्सा होता है, तो आपकी कमाई आपके टाइम पर डिपेंड नहीं करती। आपका बिजनेस या आपकी इन्वेस्टमेंट तो आप सोते हुए भी ग्रो कर सकती है। नवल का मानना है कि समाज आपको उन चीजों के लिए बड़ी कीमत देगा जो वो चाहता है लेकिन अभी बनाना या पाना नहीं जानता। और अगर आप उसे बड़े पैमाने पर उपलब्ध करा दें तो दौलत आएगी। और ये बड़े पैमाने पर चीजें बनाने और इक्विटी पाने के लिए वो 3 पिलर्स की बात करते हैं: विशिष्ट ज्ञान, जवाबदेही और लिवरेज। हाँ, स्पेसिफिक नॉलेज, अकाउंटेबिलिटी और लिवरेज। चलिए एक एक करके समझते हैं। ये विशिष्ट ज्ञान या स्पेसिफिक नॉलेज क्या चीज है? स्पेसिफिक नॉलेज वो ज्ञान है
जिसके लिए आपको फॉर्मली ट्रेन नहीं किया जा सकता। मतलब अगर कोई चीज स्कूल या कॉलेज में सिखाई जा सकती है तो कल कोई और उसे सीखकर आपको रिप्लेस कर देगा। अच्छा। स्पेसिफिक नॉलेज आपकी अपनी सच्ची जिज्ञासा, आपके पैशन, आपकी यूनिक प्रतिभाओं से आता है। ये वो चीज है जो आपको करते हुए खेल लगती है पर दूसरों को वो काम लगता है। तो ये कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है? कुछ उदाहरण दे सकते हैं इसके। और कोई पहचाने कैसे कि उसका स्पेसिफिक नॉलेज क्या है? हाँ, नवल उदाहरण देते हैं, जैसे सेल्स की स्किल, म्यूजिकल टैलेंट, किसी चीज के बारे में गहरा ऑब्सेशन, साइंस फिक्शन पढ़ना, कुछ खास तरह के गेम्स खेलना, यहाँ तक कि गॉसिप करने की कला भी। गॉसिप? सच में? हाँ, मतलब जो चीजें आपको नेचुरली आती हैं, जिनमें आपकी दिलचस्पी है। नवल ने खुद का पहचाना, टेक की समझ, पढ़ने का शौक और चीजों को बेचने और समझाने की एबिलिटी। इसे पहचानने का तरीका है अपनी नेचुरल क्यूरियोसिटी को फॉलो करना। बचपन से आपको क्या करने में मजा आता था, कौन सी चीजें आप बिना किसी रिवॉर्ड के भी करते हैं। नवल का एक बहुत पावरफुल आइडिया है, कोई भी आप होने में आपसे कम्पीट नहीं कर सकता। आपकी जो ऑथेंटिसिटी है वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जब आप वो करते हैं जो सिर्फ आप कर सकते हैं तो कंपटीशन खत्म हो जाता है। ये बहुत दिलचस्प बात है, अपनी मौलिकता को ही अपना हथियार बनाना। अच्छा, अब दूसरे स्तंभ पर आते हैं, जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ? अकाउंटेबिलिटी का मतलब है अपने नाम के तहत बिजनेस रिस्क लेना, अपना नाम, अपनी रेपुटेशन दांव पर लगाना। अच्छा। जब आप किसी कंपनी में सिर्फ एक एम्प्लॉय होते हैं तो आप ज्यादा अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, लेकिन जब आप फाउंडर होते हैं या कोई ऐसा प्रोजेक्ट लीड करते हैं जिसका क्रेडिट या ब्लेम सीधा आपको मिले, तो आप अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं और समाज आपको इसी अकाउंटेबिलिटी, इसी रिस्क लेने के लिए इक्विटी और लिवरेज से रिवॉर्ड करता है। लेकिन इसमें तो रिस्क है। पब्लिक में फेल होने का डर किसे नहीं लगता? लोग क्यों ये जोखिम उठाएंगे? बिल्कुल रिस्क है और डर भी लगता है, लेकिन नवल का तर्क है कि आज के समाज में, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में, फेलियर का जो रियल कॉन्सिक्वेंस है वो उतना बुरा नहीं है जितना हम सोचते हैं। बैंक्रप्सी भी आपको कर्ज से मुक्ति दिला सकती है, रेपुटेशन को थोड़ी ठेस पहुंचेगी, पर आप फिर से शुरू कर सकते हैं। बल्कि जो लोग पब्लिकली फेल होकर फिर से खड़े होने का साहस दिखाते हैं, उन्हें अक्सर ज्यादा इज्जत और पावर मिलती है। अच्छा। हाँ, नवल ने खुद फिलॉसफी और क्रिप्टो पर खुलकर बात करके रिस्क लिया था, जबकि कुछ लोगों ने उन्हें वार्न किया था कि इससे उनका करियर खराब हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी लेने से आपको कंट्रोल मिलता है। समझ गई। तो स्पेसिफिक नॉलेज बताता है कि क्या करना है और अकाउंटेबिलिटी आपको उसका क्रेडिट या ब्लेम लेने की हिम्मत देती है। अब तीसरा पिलर, लेवरेज। ये क्या है और वेल्थ बनाने में इसका क्या रोल है? लेवरेज मतलब अपनी कोशिशों के असर को कई गुना बढ़ाना, मल्टीप्लाई करना। आर्किमिडीज ने कहा था ना, मुझे एक लंबा लीवर और खड़े होने की जगह दो और मैं पृथ्वी को हिला दूंगा। हाँ, सुना है। तो दौलत बनाने के लिए भी लेवरेज चाहिए। नवल 3 तरह के लेवरेज बताते हैं। पहला, लेबर, यानी दूसरे लोग आपके लिए काम करें। ये सबसे पुराना लेवरेज है, पर इसे मैनेज करना मुश्किल है। दूसरा, कैपिटल, यानी पैसा, पैसे से और पैसा बनाना। ये पावरफुल है, लेकिन इसे पाने के लिए अक्सर किसी की परमिशन चाहिए, इन्वेस्टर की, बैंक की। और तीसरा और सबसे दिलचस्प, कोड और मीडिया, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी कॉपी बनाने में, रेप्लिकेट करने में ऑलमोस्ट जीरो मार्जिनल कॉस्ट आती है। सॉफ्टवेयर, एप्स, किताबें, ब्लॉग, वीडियो, पॉडकास्ट। और नवल इसी तीसरे वाले कोड और मीडिया को सबसे पावरफुल मानते हैं, है ना? वो इसे परमिशनलेस लिवरेज कहते हैं। इसका क्या मतलब है? हाँ, बिल्कुल। परमिशनलेस मतलब इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी की इजाजत नहीं चाहिए। अच्छा। आप आज ही एक ब्लॉग शुरू कर सकते हैं, पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं या कोड सीखकर ऐप बना सकते हैं। किसी सीईओ या इन्वेस्टर की अप्रूवल का वेट नहीं करना। और सबसे बड़ी बात, इनकी रेप्लिकेशन कॉस्ट लगभग जीरो है। हाँ, ये तो है। आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसे लाखों लोग यूज कर सकते हैं बिना आपकी कॉस्ट ज्यादा बढ़े। यही नए जमाने के अमीरों का सीक्रेट है। नवल कहते हैं, रोबोट की एक पूरी आर्मी फ्री में अवेलेबल है, वो बस डेटा सेंटरों में बंद है, उसका इस्तेमाल करो। वाह। और अगर कोई कोडिंग नहीं जानता? तो लिखो, बोलो, वीडियो बनाओ। वो कहते हैं ये भी उतना ही पावरफुल लेवरेज है। ये तो कमाल की बात है। तो लेवरेज आपकी कोशिशों को मल्टीप्लाई कर देता है। लेकिन लेवरेज किस चीज पर काम करता है? मतलब लेवरेज लगाने के लिए क्या चाहिए? लेवरेज काम करता है आपके जजमेंट पर, विवेक पर। जजमेंट? हाँ, सही फैसले लेने की क्षमता। अगर जजमेंट अच्छा है तो लिवरेज उसे कई गुना बड़ा बना देगा। अगर जजमेंट खराब है तो लिवरेज आपकी गलतियों को भी उतना ही बड़ा बना देगा। ओह, तो ये तो बहुत जरूरी हुआ। बिल्कुल। जजमेंट आता है एक्सपीरियंस से।
लेकिन नवल मानते हैं कि कुछ बेसिक स्किल सीखकर इसे तेजी से डेवलप किया जा सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो कहते हैं कि बिजनेस नाम की कोई एक स्किल नहीं होती। अच्छा, तो फिर क्या सीखना चाहिए बेहतर जजमेंट के लिए? वो सलाह देते हैं फंडामेंटल्स पढ़ने की, माइक्रो इकोनॉमिक्स, गेम थ्योरी, ये समझने के लिए कि लोग कैसे डिसीजन लेते हैं, सिस्टम कैसे काम करते हैं, साइकोलॉजी, इंसानी बर्ताव को समझने के लिए, पर्सुएजन, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए, एथिक्स, सही गलत समझने और लॉन्ग टर्म रिश्ते बनाने के लिए, मैथ्स, क्लियर थिंकिंग के लिए, और कंप्यूटर्स, आज के लिवरेज को समझने और यूज करने के लिए। ये बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस लग रही है। अच्छा, नवल टाइम की वैल्यू पर भी बहुत जोर देते हैं। वो एक एम्बिशियस पर्सनल आर्ली रेट सेट करने की बात करते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता, खासकर जब आपके पास उतना पैसा ना हो, जैसे उन्होंने खुद के लिए $5,000 पर आवर रेट सेट किया था। हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे गहरी सोच है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये अपने टाइम को वैल्यू देने की बात है। अच्छा। जब आप अपने टाइम की एक ऊंची कीमत तय करते हैं, तो आप सोचने लगते हैं कि क्या कोई काम वाकई उस कीमत के लायक है। नवल का रूल है, अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगने वाले टाइम की कीमत आपकी तय रेट के हिसाब से उस प्रॉब्लम से होने वाले नुकसान से ज्यादा है, तो उसे इग्नोर करो। ओह। अगर किसी काम को आउटसोर्स करने की कॉस्ट आपकी आवरली रेट से कम है, तो उसे आउटसोर्स करो। ये आपको उन कामों पर फोकस करने में हेल्प करता है जो वाकई वैल्यूबल हैं। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है, खुद को और अपने टाइम को सीरियसली लेना। जैसा वो कहते हैं, कोई आपको आपसे ज्यादा वैल्यू नहीं देगा। ये वाकई सोचने का एक अलग तरीका है। और दौलत बनाने में पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग का क्या महत्व है? बहुत ज्यादा। नवल कहते हैं कि लाइफ में सारे बड़े रिटर्न्स, चाहे वो वेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो या नॉलेज हो, कंपाउंड इंटरेस्ट से आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट? हाँ, मतलब छोटी छोटी बढ़त जो टाइम के साथ मिलकर बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए वो लॉन्ग टर्म गेम्स खेलने की सलाह देते हैं उन लोगों के साथ जिनमें हाई इंटेलिजेंस हो, एनर्जी हो और सबसे बढ़कर इंटेग्रिटी यानी ईमानदारी हो। ईमानदारी सबसे जरूरी क्यों? क्योंकि बेईमान पार्टनर आपको कभी भी धोखा दे सकता है, आपकी सारी मेहनत बेकार कर सकता है। और धैर्य रखना होगा। रातों रात अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं होती। जैसा नवल कहते हैं, जो गेट रिच क्विक स्कीम्स होती है ना, वो असल में किसी और की आपको यूज करके अमीर बनने की स्कीम्स होती हैं। सही कहा। ठीक है, तो ये था दौलत बनाने पर नवल का नजरिया। स्किल, स्पेसिफिक नॉलेज, अकाउंटेबिलिटी, लेवरेज, जजमेंट, टाइम की वैल्यू और लॉन्ग टर्म सोच। अब किताब के दूसरे और शायद ज्यादा जरूरी हिस्से पर आते हैं, खुशी, हैप्पीनेस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नवल कहते हैं जीवन में 3 बड़ी चीजें हैं, दौलत, स्वास्थ्य और खुशी। हम अक्सर उन्हें इसी ऑर्डर में पाने की कोशिश करते हैं, पर उनका असली महत्व ठीक उल्टा है। खुशी, स्वास्थ्य, दौलत। बिल्कुल। और नवल का ये दावा भी मतलब चौंकाने वाला है कि खुशी सीखी जा सकती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो लक से मिलती है या जिसके साथ आप पैदा होते हैं। ये एक स्किल है। हाँ, ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। जैसे आप फिटनेस सीखते हैं या अच्छा खाना बनाना सीखते हैं। ये बहुत होप देने वाली बात है, क्योंकि इसका मतलब है हमारी खुशी काफी हद तक हमारे अपने कंट्रोल में है। नवल खुद कहते हैं कि 10 साल पहले वो अपनी खुशी को 10 में से 2 आंकते थे, पर आज 9 आंकते हैं। और इसमें पैसे का रोल बहुत कम है। तो नवल खुशी को डिफाइन कैसे करते हैं? अगर ये सीखी जा सकती है तो ये है क्या आखिर? उनके हिसाब से खुशी कोई बाहरी चीज पाने से नहीं मिलती, बल्कि ये हमारी डिफॉल्ट स्टेट है। डिफॉल्ट स्टेट मतलब हमारी नेचुरल अवस्था। कुछ पाने की इंटेंस डिजायर नहीं है, तब हमारा दिमाग पास्ट के रिग्रेट्स या फ्यूचर की प्लानिंग में भागना बंद कर देता है। अच्छा, उस शांति के पल में जब माइंड शांत होता है, वही खुशी है। यानी ये पॉजिटिव सोचने या जबरदस्ती खुश होने की बात नहीं है, जैसे आजकल कहते हैं पॉजिटिव रहो। नहीं, नवल पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर थोड़े स्केप्टिकल हैं। वो कहते हैं हर पॉजिटिव विचार के पीछे एक नेगेटिव विचार होता है। जैसे मैं खुश हूं का मतलब है कि आप दुखी होने से बच रहे हैं। ओह। इसके बजाय सच्ची खुशी आती है इच्छा की अनुपस्थिति से, एब्सेंस ऑफ डिजायर से। खासकर बाहरी चीजों की इच्छा, ज्यादा पैसा, ज्यादा फेम, दूसरों का अप्रूवल। नवल कहते हैं जितनी कम इच्छाएं मेरे पास होंगी, उतना ही मैं चीजों की प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट कर पाऊंगा, उतना ही कम मेरा दिमाग भटकेगा। मैं जितना प्रेजेंट रहूंगा, उतना ही खुश और संतुष्ट रहूंगा। उनका एक बहुत फेमस कोट है, इच्छा एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आप अपने आप से तब तक दुखी रहने के लिए करते हैं जब तक आपको वो नहीं मिल जाता जो आप चाहते हैं। इच्छा दुखी रहने का कॉन्ट्रैक्ट है। ये तो बहुत गहरी बात है।
पर ऐसी दुनिया में जहां हमें लगातार नई चीजों की इच्छा करने के लिए उकसाया जाता है, इच्छाओं को कम कैसे किया जाए? मुश्किल लगता है। मुश्किल है, बिल्कुल है, लेकिन यहीं पर प्रैक्टिस काम आती है। नवल सजेस्ट करते हैं कि हम अपनी इच्छाओं को ध्यान से देखें, समझें कि वो आ कहाँ से रही हैं। क्या वो सच में हमारी हैं या समाज ने हम पर थोपी हैं? क्या उन्हें पूरा करने से परमानेंट खुशी मिलेगी या सिर्फ अगली इच्छा का दरवाजा खुलेगा? ये जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है, ये इच्छाओं की पकड़ को ढीला करने में मदद कर सकता है और यहीं से प्रेजेंट मोमेंट में रहना यानी प्रेजेंस और पीस यानी शांति का महत्व सामने आता है। प्रेजेंट मोमेंट में रहना, ये आजकल बहुत सुनने को मिलता है, पर इसका असली मतलब क्या है खुशी के कॉन्टेक्स्ट में? इसका मतलब है अपने दिमाग को पास्ट के बोझ और फ्यूचर की चिंता से हटाकर अभी इसी पल पर लाना। हम अक्सर या तो पुरानी बातों पर पछताते रहते हैं या आने वाले कल की योजना बनाते रहते हैं और इस चक्कर में उस पल को जीना भूल जाते हैं जो असल में हमारे पास है, ये वाला पल। और शांति, नवल मानते हैं कि असली शांति बाहरी प्रॉब्लम सॉल्व करने से नहीं मिलती, क्योंकि बाहरी प्रॉब्लम तो हमेशा रहेंगी। शांति मिलती है एक्सेप्टेंस से, स्वीकृति से। स्वीकृति यानी चीजों को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना जैसी वो है। लेकिन अगर सिचुएशन बुरी हो, अन्यायपूर्ण हो, तो उसे कैसे स्वीकार करें? क्या ये पैसिव होना नहीं हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नवल एक्सेप्टेंस को पैसिविटी नहीं मानते, वो एक फ्रेमवर्क देते हैं। किसी भी सिचुएशन में आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। 1, उसे बदलो, चेंज इट। 2, उसे स्वीकार करो, एक्सेप्ट इट। या 3, उसे छोड़ दो, लीव इट। ओके, चेंज, एक्सेप्ट या लीव। हाँ, प्रॉब्लम तब होती है जब हम इन तीनों में से कुछ नहीं करते। हम बदलना चाहते हैं पर बदलते नहीं, छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ते नहीं, और एक्सेप्ट भी नहीं करते। इसी बीच में फंसे रहने से दुख पैदा होता है। अच्छा, एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको सिचुएशन पसंद आनी चाहिए। इसका मतलब है रियलिटी को देखना और मानना कि हाँ, अभी सिचुएशन ऐसी है। इस क्लैरिटी के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसे बदलना है, छोड़ना है या इसके साथ शांति से रहना सीखना है। नवल कहते हैं कि वो खुद से सबसे ज्यादा यही शब्द कहते हैं, स्वीकार करो। ये फ्रेमवर्क बहुत यूजफुल लग रहा है। बदलो, स्वीकार करो या छोड़ दो, बीच में मत अटको। और खुशी को बनाए रखने के लिए आदतों, हैबिट्स का क्या रोल है? आदतें खुशी की फाउंडेशन है। नवल अच्छी आदतें बनाने पर बहुत जोर देते हैं, जैसे शराब, चीनी, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया या वीडियो गेम से बचना, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म पीस छीन लेते हैं। रोजाना एक्सरसाइज करना, नवल इसे अपने लिए गेम चेंजर मानते हैं। पर्याप्त धूप लेना, मेडिटेशन करना, और लोगों की संगति। हाँ, खुश और पॉजिटिव लोगों की संगति में रहना। वो 5 चिम्स थ्योरी का जिक्र करते हैं, यानी आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। आपने ध्यान, मेडिटेशन की बात की। नवल इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? नवल मेडिटेशन को माइंड के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसा बताते हैं। जैसे फास्टिंग बॉडी को क्लीन करती है, वैसे मेडिटेशन माइंड को। अच्छा, ये आपको अपने अंदर लगातार चलते रहने वाले विचारों के शोर, जिसे मंकी माइंड कहते हैं, उसे देखने और उससे थोड़ी दूरी बनाने में मदद करता है। विचारों से लड़ना नहीं, बस उन्हें एक ऑब्जर्वर की तरह देखना। इससे धीरे धीरे माइंड शांत होता है और प्रेजेंट मोमेंट में टिकना आसान हो जाता है। ये सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। और वो रैशनल बुद्धिज्म की भी बात करते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या ये कोई नया धर्म है? नहीं, ये धर्म में नहीं है। रैशनल बुद्धिज्म का मतलब है बुद्धिज्म के उन प्रैक्टिकल पहलुओं को अपनाना जिन्हें लॉजिक, साइंस और पर्सनल एक्सपीरियंस से वेरीफाई किया जा सके। जैसे मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ईगो को कम करने की प्रैक्टिस, कंपैशन। लेकिन वो उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते जिन्हें वो खुद वेरीफाई नहीं कर सकते, जैसे रीइंकार्नेशन या कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स। उनका अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल है। जो आपके लिए काम करता है उसे अपनाओ, जो नहीं करता उसे छोड़ दो। ये किसी सिद्धांत या गुरु के प्रति ब्लाइंड फेथ नहीं, बल्कि अपने एक्सपीरियंस और लॉजिक पर बेस्ड रास्ता चुनने की बात है। ये काफी तार्किक लगता है। अंत में नवल स्वतंत्रता, फ्रीडम की बात करते हैं, जो दौलत और खुशी दोनों से जुड़ी हुई लगती है। उनकी फ्रीडम की डेफिनेशन कैसे बदली है? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। नवल कहते हैं कि पहले उनके लिए फ्रीडम का मतलब था फ्रीडम टू, मतलब कुछ करने की आज़ादी, जो चाहो वो करने की, कहीं भी जाने की, कुछ भी खरीदने की आज़ादी। ये एक्सटर्नल फ्रीडम है। लेकिन अब उनके लिए फ्रीडम का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम, किसी चीज से मुक्ति।
किस चीज से? रिएक्ट करने की मजबूरी से मुक्ति, गुस्सा या उदासी में फंसने से मुक्ति, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के बोझ से मुक्ति। ये इंटरनल फ्रीडम है। उनका मानना है कि अपनी ज़रूरतों और खर्चों को अपनी कमाई से कम रखना, मतलब लिविंग बिलो योर मीन्स, एक ऐसी ज़बरदस्त फ्रीडम देता है जिसे वो लोग कभी नहीं समझ सकते जो लगातार अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने की रेस में लगे रहते हैं। सही बात है। ये जो आंतरिक शांति और बाहरी दबावों से मुक्ति है, शायद यही सबसे बड़ी दौलत है। तो द एल्मनाक ऑफ नवाल रविकांत से हमने देखा कि दौलत एक सीखा जा सकने वाला कौशल है। ये स्पेसिफिक नॉलेज, अकाउंटेबिलिटी, लेवरेज और अच्छे जजमेंट पर टिका है। ये सिर्फ मेहनत या किस्मत का खेल नहीं है। हाँ, बल्कि सही दिशा में सही तरीके से काम करने की कला है। और साथ ही खुशी भी एक स्किल है। ये बाहरी चीजें जमा करने से नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी स्थिति को साधने से आती है। बिल्कुल, प्रेजेंट मोमेंट में रहकर, इच्छाओं को समझकर और कम करके, रियलिटी को एक्सेप्ट करके और अच्छी आदतें बनाकर। ये एक अंदरूनी चॉइस है और रोज की प्रैक्टिस है। नवल के इन तमाम विचारों को समेटते हुए एक आखिरी ख्याल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि शायद सबसे बड़ा कौशल सिर्फ दौलत कमाना या खुश रहना ही नहीं है, बल्कि शायद ये पहचानना है कि कौन से खेल खेलने लायक हैं और कौन से खेल छोड़ देने चाहिए। हाँ, जैसे हैसियत का खेल। हाँ, या दूसरों को खुश करने का खेल, या हमेशा और ज्यादा की रेस वाला खेल। ये जानना कि कब मैदान बदलना है या कब खेल से पूरी तरह बाहर निकल जाना है, शायद यही असली विजडम है। इस पर आगे सोचा जा सकता है। बिल्कुल। वाकई एक विचारणीय बिंदु। इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। आज हमने नवल रविकांत के विचारों पर आधारित द आल्मनैक ऑफ नवल रविकांत की कुछ मुख्य बातों को समझने की कोशिश की। हाँ, दौलत और खुशी पर एक ताज़ा और बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिया गिला। अगर ये बुक समरी आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।